हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने पहला वीडियो जो बनाया था, पहले वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती हैं। इन केस अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे डायरेक्ट लैंड हो रहे हो बिना पहला वीडियो देखे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आके आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले वीडियो का लिंक, ठीक है। उसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है, इसमें हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसको हम शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ तो जिसको हम कहते हैं IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये डिसाइड करेंगी कि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। अब हमारे पास 5 फंडामेंटल या 5 बेसिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता सकता हूँ कि कटायन और अनायन के बीच में होने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, वो आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम सेपरेट रखेंगे। इसके अलावा किसी एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको भी हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। जो चीज़ मॉलिक्यूल को बनाने में काम आती है उसको हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। ये जो जो कहते हैं क्लासिफिकेशन था, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 5 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले आता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। उसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, लंडन फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। देखिए, पांचों फोर्सेस के बारे में अगर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हर जगह यहाँ पर सिर्फ मैं लंडन फोर्स को अगर छोड़ दूं तो यहाँ पर डाइपोल 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 एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी डाइपोल के बारे में होनी चाहिए कि डाइपोल होता क्या है, ये पोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे वीडियो में हम पहले डाइपोल के बारे में पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, और प्रोबेबली अगला जो वीडियो होगा दैट विल बी वीडियो नंबर 3, वहाँ पे हम इन एक एक फोर्सेस को उठाएंगे और उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये बताऊं कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, एकदम थोड़ा बेसिक्स पे चले जाते हैं जो हमने 11th-12th लेवल में पढ़ा है। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। सबसे पहला जहाँ पे होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जहाँ पर होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये होता क्या है, देखिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगी जब आपके पास होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब आपके पास होता है हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब ये होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर क्या होता है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और उन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब जितनी ताकत हाइड्रोजन की है उतनी ताकत इस हाइड्रोजन की भी है, मतलब कार्बन कॉपी है, मिरर इमेज है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट होंगे। अब देखो, इस चीज़ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में प्रेजेंट हैं, मतलब हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। मतलब मेरे सामने अगर मेरी ही कार्बन कॉपी आके खड़ा हो जाए और हम दोनों अगर आपस में कोई चीज़ शेयर करें तो ऑब्वियस ही बात है, जो शेयरिंग करने लगेंगे उसके ऊपर जो पुल लगने वाला है। अब पुल क्यों लगेगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है भाई। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन अब दोनों ने शेयर कर लिया, तो दोनों स्टेबल हो गए, तो फिर पुल क्यों करेंगे, लालच। भाई लालच सबसे बड़ी चीज़ है, हर इंसान अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अगर मेरे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक पेन है, हम दोनों एक ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 10 रुपये है, तुम्हारे पास 10 रुपये है, और हम दोनों को कोई चीज़ कहीं जाना 20 रुपये चाहिए थे, हम दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। अब मैं क्या कोशिश करूँगा, आपके 10 रुपये भी हथिया लूँ, और आप क्या कोशिश करोगे, मेरे 10 रुपये हथिया लो। तो इवन दो हम दोनों 10-10 करके खुशी खुशी जा सकते थे, वो दूसरी बात है, पर हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, और हम किसके बने हैं, हम एटम्स के बने हैं, तो एटम्स में भी तो हमारा बिहेवियर चला जाएगा ना। तो सेम एटम्स के साथ होता है। एटम्स में भी क्या होता है कि हर एटम इवन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी वो स्टेबल है, 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए दोनों को, इसको 2 हो गए, इसको 2 हो गए, क्योंकि 2 शेयर किया, बट स्टिल दे विल ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन। अनफॉर्चुनेटली दोनों एटम एक जैसे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी
अब मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो दोनों हाइड्रोजन की तरफ इक्वल होगी तो हम उसको एक सर्कल के साथ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एक सिमेट्रिकल सर्कल। एक सिमेट्रिकल सर्कल जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि हमने अगर क्वांटम थोड़ा बहुत पढ़ा हो, हम इलेक्ट्रॉन को एज अ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो हम मानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो क्वांटम वाले घुस गए बीच में, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्लाउड बता दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बता दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। मतलब आप इसको ऐसे मान सकते हो कि देखो इलेक्ट्रॉन्स को 50-50 हमने शेयर कर लिया है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक क्लोरीन हो और दूसरा क्लोरीन हो, अब दोनों क्लोरीन एक जैसे हैं तो इनका भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या आप इसको एक और सिंपल वर्ड में यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल, अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स आर 50-50 शेड, दो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ नहीं गया होगा, 50-50% होगा। बट प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट हो जाती है जब दो अनइक्वल लोग होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ हो जाता है, अगर एक हाइड्रोजन आ जाता है और एक क्लोरीन अगर सामने आ जाता है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर दो अलग स्पीशीज़ हैं, दे आर हेटेरो न्यूक्लियस, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन, बेचारा हाइड्रोजन बड़ा भोला भाला था, उसको क्लोरीन ने लालच दे के बुलाया। क्लोरीन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लालच से बुला लिया, ये कह के देखो मैं तुमको ना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मेरे साथ आके बॉन्ड बना लो। हमारा हाइड्रोजन भोला भाला पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके साथ मर्जी चाहे बॉन्ड बना लेता है, सबसे गरीब आत्मा है ये जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसके बाद इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि बाहर के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 6 साइड में खड़े हुए थे, एक यहाँ खड़े हुए थे। अब क्लोरीन बोलता है बेटा आ तो गए हो तुम, बड़ा बच नहीं पाओगे आप मेरे से। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मिलकर खींचने लगता है अपनी तरफ, और हाइड्रोजन बेचारा वहाँ हार जाता है बिकॉज हाइड्रोजन कमज़ोर है, क्लोरीन इज़ मोर पावरफुल। तो हम कहते हैं यहाँ पे क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस। जाते नहीं है, हाइड्रोजन ने हार नहीं मानी है, हाइड्रोजन गरीब है, मैं मानता हूँ कमज़ोर है, बट छोड़ेगा नहीं, लड़के रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पूरी ताकत लगाएगा। मतलब 100% ट्रांसफ़र नहीं करने दिया है। तू ले सकता है कितनी मर्जी चाहे छीन ले, पर मैं जाने नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन है भाई वो। तूने मुझे प्यार से बुलाया तो ये कह के कि एक इलेक्ट्रॉन दोगा और तुम मेरा इलेक्ट्रॉन छीन रहे हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ अच्छा मान लो एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना, आइडियली वो जो बॉन्ड होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, जिसमें ये क्रॉस अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये जो क्रॉस है ये मेरे हाइड्रोजन का होता इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का। तो दिस इज़ योर आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन ऐसा होना चाहिए था, और उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होनी चाहिए थी वो सर्कुलर इस फॉर्म में होनी चाहिए थी। हमारे करेक्ट? बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में आपका क्लोरीन धोखेबाज निकला, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुश कर लिया, और अपनी तरफ ज़्यादा पुश करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा शिफ्ट कहाँ पर हो गए? क्लोरीन की तरफ, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अब सिमिलर नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन्स ये साइड में ज़्यादा हो गए हैं और ये साइड में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया है। दिस इज हाउ यू नाउ ड्रॉ द ग्राफ, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो डॉट 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 लाइन बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब वो साइड में ज़्यादा है और ये साइड में कम है, जहाँ पे टेल होती है। मतलब तो मैं यूँ कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन ये साइड में शिफ्ट हो गया, टेल विद अ कट, टेल एन एरो विद अ कट। ये क्या इंडिकेट करता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये रियलिटी में है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं एक रियलिटी में क्या कह सकता हूँ? पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल ट्रांसफर of electron. It's not a complete transfer of electron. The electrons are not completely transferred to chlorine. अभी भी हाइड्रोजन ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है। सोचो अगर आइडियल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया होता, तो उस समय हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया होता? सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उस केस में आपके क्लोरीन के पास चला गया होता। और अब मेरा क्लोरीन जो होता उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और मेरा हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास, तो क्लाउड कहाँ से आएगा? आप समझ में आया? अब देखो
यहाँ पर जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज, इसके ऊपर आएगा -1। द रीज़न इज़ बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हम सबको पता है ये द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इस चार्ज को, ये जो इस चार्ज को हम एक्चुअली में कहते हैं -1। क्या कहते हैं इसको? -1। और सिमिलरली एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जितने इस चार्ज को हम प्यार से कहते हैं +1। जैसे देखो हम कहते हैं ना 1000 ग्राम है, पर 1000 ग्राम को हम 1 kg लिख देते हैं, तो इतने कूलम को हम प्यार से लिख देते हैं +1। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम उसको प्यार से -1 और +1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर +1 आया, इसका मतलब यहाँ कितना चार्ज डेवलप हो गया? यहाँ पर हो गया 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी प्लस में। और यहाँ पे -1 आया, मतलब यहाँ कितना चार्ज डेवलप हो गया? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ के स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? ये जो हुआ है ये मेरा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जब भी आपका कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास जो मिलते हैं वो क्या होते हैं? आयन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आयन फॉर्मेशन होता है। एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन का नाम जो होता है उसको कहा जाता है कटायन, ठीक है, और नेगेटिव आयन जो हमारे पास बनता है उसको कहा जाता है एनायन। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ऊपर वाली सिचुएशन में और नीचे वाली सिचुएशन में क्या फ़र्क है भाई? देखो सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ पर अभी भी जोर लड़ाई चल रही है, कबड्डी खेली जा रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए घमासान चल रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने हार मान ली है, तो अगर हाइड्रोजन हार मान ले और इलेक्ट्रॉन को जाने दे तो मेरे पास कटायन और एनायन बनेंगे, मेरे पास आयोनिक आयंस बन जाएंगे, आयोनिक फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड चला जाएगा। अब मेरा पॉजिटिव, आपका नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। मेरा हाइड्रोजन कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, तो हाइड्रोजन बेचारा बैठ के सिर्फ देख रहा होगा कब देगा मेरा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ केस में क्या हुआ? हाइड्रोजन लगा हुआ है, मेरा है भाई, जाने नहीं दूंगा मैं, मेरा है, मतलब लड़ाई लड़ रहा है वो अभी भी। तो आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन को। तो यहाँ पर पार्शियल ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पर भी जो चार्ज आएगा वो पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो बहुत बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कि पार्शियल चार्ज क्या होता है। अब पार्शियल चार्ज से मेरे पास पोल्स बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र से मेरे पास आयॉन्स बनते हैं, कटायन और अनायन। यहाँ पर जो मेरे पास पोल्स बने हैं, कौन से पोल्स बने हैं? इलेक्ट्रिक पोल्स बन गए। मैग्नेटिक पोल भी होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोल बने हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। अब ये जो पोल बने हैं वो 2 बने हैं, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H बॉन्ड Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पोल्स बने हों, जिसके ऊपर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन में पोल्स बने थे? क्या क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन में पोल्स बने थे? नहीं बने थे। इलेक्ट्रॉन एकदम मिडल में था भाई, इसके पास उसके पास कहीं नहीं गया था। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल शेयरिंग हुआ हो, तो वहाँ पर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। वो भी कौन से पोल्स क्रिएट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स क्रिएट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं पोलार कंपाउंड्स, या इसको हम कहेंगे पोलार मॉलिक्यूल। अब इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे पोल्स बने नहीं हैं। अब जो पोल्स बन गए हैं वो कितने पोल्स बने हैं भाई? इसलिए हम उनको प्यार से कहते हैं डाइपोल। ये डाइपोल है, 2-2 पोल वाला है। यहाँ पे 2 पोल बने हैं, पॉजिटिव पोल बना है और नेगेटिव पोल बना है। तो पोलार मॉलिक्यूल, डाइपोल या पोल्स, मतलब वहाँ पे अच्छा पोल्स भी कितने टाइप के होंगे? पोल्स 2 टाइप के होंगे, या तो कंप्लीट पोल होगा या तो पार्शियल चार्ज होगा। ये तो पार्शियल चार्ज आया है। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं Na+ और Cl-, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्या इनमें भी पोल्स बने हैं? भाई हाँ बने हैं, पॉजिटिव पोल बना है, नेगेटिव पोल बना है, पर ये कंप्लीट पोल्स हैं, ये कंप्लीट पोल बने हैं। तो इनको रेदर देन सेइंग पोलार, इनको कहते हैं आयोनिक। इनको हम क्या नाम दे देते हैं प्यार से? आयोनिक। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। तो ये इनको हम आयोनिक कह देते हैं। आयोनिक, आयन से नाम से ही समझ में आ जाता, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ रहा ही नहीं है हमारे पास। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो इससे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ शिफ्ट होगा वहाँ पे हम एरो डाल के कट मार देते हैं, पहला तरीका है। या दूसरा तरीका हम कैसे बना देंगे? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना के यहाँ बता देंगे कि देखो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर हम लिख देंगे लेस इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, डाइपोल। क्या बन गया, पोलार कंपाउंड। तो हमने जितना ये जो 4 नाम देखे, डाइपोल डाइपोल डाइपोल, जो हमने नाम पढ़ रहे थे, यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल, पहले इंड्यूस था पर डाइपोल तो था। तो इन सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डाइपोल वर्ड याद काम आ रहा है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें डाइपोल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने बात करी अभी चार्जेस की, भाई चार्जेस क्रिएट होते हैं। केमिस्ट्री में 3 टाइप के चार्जेस होते हैं जो हमेशा याद रखना। सबसे पहला चार्ज होता है जिसको हम कहेंगे आयोनिक चार्ज, हम उसको कहते हैं आयोनिक चार्ज। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए एक कटायन है सोडियम प्लस और एक अनायन है Cl-, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन गया, एक कटायन बन गया है, और हमारे पास क्या बन गया, एक अनायन बन गया है। दूसरा हमारे पास एक चार्ज होता है जिसको कहा जाता है पार्शियल चार्ज, जो अभी हम लोगों ने देखा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय जब आपका अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहूँगा मैं यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन के बीच में हुआ, पार्शियल नेगेटिव हुआ, पार्शियल पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला गया, एंड दैट्स इट। तो इसको हम कहेंगे पार्शियल चार्ज। तीसरा हमारे पास एक चार्ज होता है जिसको कहा जाता है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मेलिटी वाला चार्ज, फॉर्मल, अच्छा फॉर्मल आएगा भाई, फॉर्मल चार्ज। अब जो फॉर्मल चार्ज होता है ये डेटिव बॉन्ड में बनता है। कहाँ बनता है, डेटिव बॉन्ड में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, मैं डेटिव बॉन्ड के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखो बहुत बच्चों को डेटिव बॉन्ड पता होगा, बहुत सारे लोगों को डेटिव बॉन्ड शायद ना भी पता हो। विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ डेटिव बॉन्ड कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है, फिलहाल हम उसको वहीं पे रख रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, NH3 ने बॉन्ड बनाया BH3 के साथ, और NH3 ने अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लिया है बॉन्ड बनाने में। तो NH3 पे +1 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा, इसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज को मैं चाहिए तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा फॉर्मल चार्ज के ऊपर, इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो आप फिलहाल इसको शांत रहो, आने वाले टाइम में हम पढ़ लेंगे। एक दिन में साइंटिस्ट नहीं बन सकते हम, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें आराम से पढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है चार्जेस के बारे में समझ में आया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होता है। यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो चार्जेस के यूनिट्स क्या हैं। अब देखो मैं एग्ज़ाम्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं JEE नीट जैम CSIR नेट गेट बोल नहीं रहा हूँ, पर ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू कैटेगराइज कि ये इसका है ये उसका है, नहीं तो फिर बच्चे क्या होते हैं, पार्शलिटी करना स्टार्ट कर देते हैं। एक MSc का बच्चा होगा, शायद उसको ये पता भी नहीं होगा, पर वो जब JEE देखेगा तो कभी देखेगा ही नहीं, बोलेगा तो JEE का है मैं क्यों देखूँ, पर उसको ये आता भी नहीं है शायद, फिर भी वो नहीं देखेगा इसको आगे, क्योंकि JEE का नाम लग जाता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नाम नहीं ले रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम का है, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अगर इसको पढ़ के जाओगे। और देखो एक और बात, ये एग्जाम्स में शायद ना आए, ये एग्जाम्स में ना भी आएगा, क्योंकि कोई आके आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। एग्जाम में कॉन्सेप्ट बड़े बड़े आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती हैं, बट ये सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली चीज़ें हैं ये इंटरव्यूज़ में, और मोर ओवर इंटरव्यूज़ से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। और ये सारी चीज़ें जब आपको आने लगती है ना, तो आपको केमिस्ट्री से प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती है, आपका मन करता है केमिस्ट्री पढ़ने का। अदरवाइज वही बात हो जाती है, केमिस्ट्री से नफरत ही नफरत रहेगी हमेशा, कभी केमिस्ट्री पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर मत करो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कभी मार्क्स ला के ना दें, या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऐसा इसके ऊपर कभी क्वेश्चन ना आए, पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं यूनिट्स ऑफ चार्जेस की बात करूं तो यूनिट्स ऑफ चार्जेस हम फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो 2 टाइप्स में बताया जाता है। एक तो जो सबसे पहला यूनिट आता है उसको कहा जाता है COULOMB। भाई देखो मैं लिखते समय बहुत मिस्टेक कर देता हूँ, इसलिए मैं एकदम कूलम, परफेक्ट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है मेरे से, क्या करें यार, थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो ये कूलम है। तो पहला यूनिट हमारे पास होता है कूलम, और दूसरा जो हमारे पास यूनिट होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम प्यार से लिखते हैं ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये 2 कूलम है जिसमें SI, जो अपना जो कूलम है, ये 2 यूनिट्स में से कूलम, इसको हम SI यूनिट कहते हैं, और एक तरीके से इसको हम CGS यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, हम सबको पता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सबसे पहले तो ये समझो कि कूलम में और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्जन क्या है। देखो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो मतलब आप समझ जाओ कि जो हमारा कूलम है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है।
3 इंटू 10⁻⁹ जब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाते हैं तब जाके 1 कूलम बनता है। अब देखो मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली हुई है 3 का, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया हुआ है। आप चाहो तो गूगल, आपके पास तो आजकल सबके पास गूगल है, अब जाके कन्वर्जन यूनिट चेक कर सकते हो कि 1 कूलम इक्वल्स टू हाउ मच ESU। ठीक है, तो इसको याद रखने का बहुत बेहतरीन तरीका है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10⁸, यह है 3 इंटू 10⁹। प्रोबेबली मैं इसीलिए इसको लिख रहा हूँ। आप एकदम एक्यूरेट, प्रिसाइज, जो भी आप वर्ड यूज़ करो, आप वो सारा गूगल से चेक कर सकते हो, आपको वहाँ से मिल जाएगा, एंड दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 कूलम इज इक्वल टू दिस मच ESU हमारे पास निकल के आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम, अच्छा एक और बात, 1 ESU विल बी इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? 1 ESU विल बी इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? तो दैट कम्स आउट टू बी 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अप्रॉक्सीमेटली इतना कूलम होता है। अब देखो एक सिंपल सा फंडा समझो, अगर मेरे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज होता है, जिसको हम लोग प्यार से -1 लिखते हैं, तो एक कूलम में है, इसका मतलब कितना ESU? तो 1 कूलम करस्पॉन्ड्स टू दिस मच ESU, सो इतना मतलब कितना? तो दिस विल बी 1.6022। मैं देखो नेगेटिव चार्ज नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ माइनस लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे -1 बता दिया है। प्लस और माइनस मैटर नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन का है कि प्रोटॉन का है। इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻9, और अब ये कन्वर्जन किस में हो जाएगा? ESU में हो जाएगा, बिकॉज मैंने कूलम की जगह क्या ला के रख दिया? ESU ला के रख दिया। देखो कूलम को मैंने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज 1 कूलम इज दिस मच ESU। तो जब इसका आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मैनी ESU, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट थे। अब एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो जब मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ ना यहाँ पे, एक्चुअली ये राइट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं हो सकता है। बहुत बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन के आगे 1 और 2 लिखते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन में आप लिखोगे तो वो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो मोल्स बताएगा, और यहाँ पर जब मैंने इसको सेपरेटली लिखा है तो वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कभी लिखता हूँ कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नहीं होता 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे उसका मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? उसके ऊपर होगा अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम्स। 965, ये भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगर आप एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहो तो आप कर सकते हो। 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 से, आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। हम केमिस्ट्री में इसको राउंड ऑफ करके लेके चलते हैं, दैट्स 96500 कूलम, और जिसको हम प्यार से कहते हैं 1 फैरेडे। क्या कहते हैं? 1 फैरेडे। तो आप समझना 1 फैरेडे मतलब क्या? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास चल के आएंगे, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब तुम्हारे पास चल के आएंगे तो उन पर जो चार्ज होगा उसको हम 1 फैरेडे कहेंगे, और वो चार्ज कितना होगा? 96,500 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जब आपसे कोई पूछता है 1 कूलम का मतलब कितना होता है, तो 1 कूलम का मतलब देखो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करस्पॉन्ड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1.6022 इंटू 10⁻, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करस्पॉन्ड्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है? तो 1 कूलम विल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 कूलम का चार्ज जब जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन्स? तो x का वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी, बोलो कितना हो जाएगा? x विल बी 1/1.6022 इंटू 10⁻⁻19, और जब इसका आंसर निकालोगे आप तो इसका आंसर जो निकल के आएगा विल बी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तब जाके कहीं हम कहेंगे 1 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। देखो ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आई नो ये ना जेई में आएगा, ना नीट में आएगा, ना ही ये CSIR नेट गेट जैम कहीं नहीं आएगा, पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट आपको आना चाहिए, और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये फंडामेंटल कुछ चीज़ें होती हैं जो आ भी जाएँ तो कोई लॉस नहीं है भाई, जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा होता है। बुराई क्या है इसके अंदर? कुछ पैसा थोड़ी ना लग रहा है आपको, तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, पढ़ो और इसको याद रखने की कोशिश करो, कहीं बुक में लिख लो, बुक्स वगैरह में कहीं पे। आई होप यूनिट ऑफ चार्ज समझ में आ गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें और है,
अगर हमें ये पता चल गया कि भाई पोलार कंपाउंड क्या होते हैं, पोलार जो कंपाउंड होते हैं भाई उनके अंदर एक ए होता है, एक बी होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये तो पार्शियली पोलार हो गए। अब कंप्लीटली पोलार की बात करूं तो A+1 हो जाएगा, B-1 हो जाएगा, इसको कहेंगे कंप्लीटली पोलार जिसमें आयंस बन जाते हैं। इसको हम कहेंगे पार्शियली पोलार जिसके अंदर पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पर पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन ये है भाई पोलैरिटी को मेजर करने का कोई यूनिट है क्या? भाई कितना पोलार है, बहुत ज़्यादा पोलार है, कम पोलार है, एकदम हाईली पोलार है कि बिल्कुल भी पोलार नहीं है, उसका कोई यूनिट है क्या हमारे पास? जी हाँ है, यूनिट है, जिसको कहते हैं, उस यूनिट को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। क्या कहा जाता है? डाइपोल मोमेंट। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया। अगले वीडियो में जब आप मुझसे मिलोगे तो हम पोलार मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसका फार्मूला क्या है। इस वीडियो में हमें पोलैरिटी समझ में आ गई, पोलैरिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, हम कैसे पोलार मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो आइडियल सिचुएशन में होता, अगर वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, इक्वल शेयरिंग होती तो हम उसको परफेक्ट सर्कल बनाते, अनइक्वल शेयरिंग की वजह से हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। और अगर वो आयन बन जाएगा, अगर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कटायन और अनायन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दैट विल बी वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज, एंड जहाँ पे डाइपोल मोमेंट, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेंदी ना हो इतना जितना ये वीडियो बन गया है, एंड देन उसके बाद हम लोग हमारी फोर्सेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इनकेस अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कर लो। किसका इंतज़ार कर रहे हो? कोरोना जाए ना जाए पता नहीं, घर पे बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो कर लो। और अगर अब तक ये वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ पे जहाँ हो सके वहाँ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। एंड जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, जितने ज़्यादा इस पर कॉमेंट, लाइक्स वगैरह आएंगे, उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना मुझे एनर्जी मिलेगा और उतने ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।